इस्लामाबाद की यूँ कहा जाए तो खून जमा देने वाली सर्दी है। तकरीबन नुक्ता इजमात के करीब करीब ही है इस्लामाबाद का टेम्परेचर कुछ दिनों से, और है भी सख्त सर्दी, खुश्क वाली, जो हम सबको बीमार भी किए हुए है। तो आग जलाई है, एक माहौल बनाया, तो हमने सोचा जब स्पोर्ट जर्नलिस्ट बैठेंगे तो क्रिकेट पे तो बात होगी। और इस वक्त पाकिस्तान की टीम अपना बदतरीन दौरा है ऑस्ट्रेलिया ख़त्म करके एक अच्छी उम्मीद के साथ न्यूजीलैंड पहुंची है। हमारा T20 स्क्वाड वहाँ मौजूद है और जल्द ही एक 5 मैचों की सीरीज़, पाँच T20 की सीरीज़ खेलने जा रही है। और एक नए कप्तान के साथ, एक नए वाइस कप्तान के साथ पाकिस्तान टीम मैदान में उतरेगी। मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मुताज नहीं, अरफा फिरोज जकी जूनियर से उसका ताल्लुक है, और हमारे उभरते हुए अबू भाई अबू बकर बिन तलत, ऑनलाइन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं और बड़े अच्छे स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं। इस वक्त आप इनके तजरिए देख रहे होंगे, पिछले कुछ अरसे से कुछ ज़्यादा ही प्रोएक्टिव रोल है इनका स्पोर्ट जर्नलिज्म में। अब अगर साहब आपसे शुरू करते हैं, बरकत भी होगी आपसे जब हम आगाज़ करेंगे। क्या उम्मीदें हैं और क्या खदशात है पाकिस्तान के दौरान न्यूजीलैंड से, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अपनी जगह लेकिन T20 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहरहाल बेहतर है। सबसे पहले तो शाकिर भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना पुरतकल्लिफ किस्म का बोन फायर जो है ना अरेंज किया हमारे लिए। हाँ, बड़ा एक डिफरेंट एक रोमा यहाँ पे नज़र आ रहा है और डिफरेंट एनवायरनमेंट में हम बैठे हुए हैं। सर्दी की फीलिंग बिल्कुल ख़त्म होगी और हम इसी तरह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो न्यूजीलैंड में पहुंची है वो भी अपनी जो वहाँ की सिचुएशन है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ की जो एक फीलिंग है वहाँ से उससे यूज टू हो चुकी हो। देखिए, पाकिस्तान का जो दौरा ऑस्ट्रेलिया था वो बिल्कुल भी किसी तौर पे अच्छा नहीं रहा, इन अ सेंस कि पाकिस्तान की फेवर में रिजल्ट्स तो तीनों मैचेस में से एक भी नहीं गए। ऑल्दो पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसे मैच में मोमेंट्स ज़रूर आए कि पाकिस्तान वहाँ से डोमिनेट कर सकता था और वहाँ से ऑस्ट्रेलिया को शायद एक बहुत अरसे से जो पाकिस्तान पे ड्यू है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में। मेरी अरफा की जो बचपन की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एक मैच ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दे, 30 साल हो गए पूरी नहीं हो रही। T20 पे बात करें, T20 पोटेंशियल एक्सपेक्टेशन। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप मुझे बताओ कि रिजवान जो है वो टेस्ट में वाइस कैप्टन था, वहां से हटा के T20 में उसे वाइस कैप्टन लगा दिया, तो ये जो है वो कैसा लग रहा है डिसीजन? देखिए, पहले आप पाकिस्तान में जो क्रिकेट का एक स्ट्रक्चर है या क्रिकेट की जो एक पॉलिटिक्स है वो बड़ी डिफरेंट है। बाकी दुनिया में जब आप वाइस कैप्टन किसी को बनाते हैं तो ऐसा होता है कि अगर कप्तान मौजूद नहीं है तो वो एक ऑटोमेटेड चॉइस होती है एज अ कैप्टन और टॉप कंटेंडर होते हैं कैप्टनसी के लिए। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक डिफरेंट सिनारियो है। हमें याद नहीं पड़ता कि फॉर द लास्ट टाइम कब ऐसे हुआ कि किसी वाइस कैप्टन को प्रमोट करके, कि वाइस कैप्टन को इसलिए लाया गया था कि ताकि वो पाकिस्तान के फ्यूचर कैप्टन के तौर पर सीख सकें और पाकिस्तान का जो कैप्टनसी का रोल है उसको अडॉप्ट कर सकें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पे आप टेस्ट क्रिकेट में शान मसूद को ले आए और बाबर आजम को हटाकर, वाइट बॉल फॉर्मेट में आप अभी तक शाहीन शाह अफरीदी को ले आए बाबर आजम को हटाकर, और आपने वाइस कैप्टनसी भी हटाई। अब आउट ऑफ नोवेयर आपने रिजवान को वाइस कैप्टन बना दिया। तो इससे तो एक ही चीज फील होती है, जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, एग्जैक्टली वो इसका जवाब है कि शायद बाबर आजम को साइड लाइन करना मकसद था और इसके अलावा तो कोई ऐसा सिस्टमैटिक स्ट्रक्चरल चेंज नजर नहीं आती। बनता इसलिए नहीं है कि बाबर आजम कैप्टन रहा है, वाइस कैप्टन तो कभी नहीं आएगा ना, मेरा नहीं ख्याल। और एक पोटेंशियल रिजवान के हवाले से शाहिद अफरीदी भी बात कर चुके हैं कि मैं इसको कैप्टन बनाना चाहता था, शाहीन बन गया, तो हमारे पास स्लॉट तो खाली है वनडे के कैप्टन के तौर पर अगर इमर्ज करता है रिजवान, और कहीं क्योंकि वो तो एब्सोल्यूट चॉइस होती है वनडे में और बड़ा अच्छा उसने पिछले ओवर द ईयर्स परफॉर्म भी किया, तो ये मुमकिन है कि शायद वो वाली एक तैयारी है कि वनडे में तीनों फॉर्मेट के 3 कैप्टन। कोई पता नहीं है यहाँ। मैं सिर्फ एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ अरफा, कि पाकिस्तान की क्रिकेट क्या इतनी मेच्योर इनफ है कि 3 फॉर्मेट्स में 3 डिफरेंट कैप्टन सर्व करें? यार 3 डिफरेंट कैप्टन्स को तो छोड़ें, आप पहले 3 डिफरेंट टीम्स या कोई बेंच स्ट्रेंथ के हवाले से पहले बात करें। कप्तान तो मेरे ख्याल से देखिए, आप लॉजिक देखें ना कि पाकिस्तान में कप्तान बनाने की लॉजिक क्या है। शान मसूद को जो है वो बिल्कुल रेडी रखा हुआ था, वहां से सिर्फ इस्तीफा चाहिए था बाबर आजम का। शान मसूद पहले फ्लाइट लेकर जो वो पहुंचे थे लाहौर। फिर आप ये देखें कि यार जाहिर सी बात है, जो भी आपका T20 में अगर किसी को कप्तान बनाना है तो वाइस कैप्टन पहली चॉइस होती है। टेस्ट में किसी को कप्तान बनाना है तो वाइस कैप्टन पहली चॉइस होती है। जो पूरी डिबेट हुई है अंदर कैप्टनसी के हवाले से टेस्ट और T20 में, शादाब फॉर T20 और रिजवान फॉर टेस्ट, एक बार भी इनका जिक्र नहीं आया। तो आप ये सिस्टम को देखें और क्या है कि जो T20 का कप्तान है वो आपका टेस्ट में वाइस कप्तान लग गया, जो टेस्ट में वाइस कप्तान था वो आपका T20 में वाइस कप्तान लग गया।
तो ये हौच पौच किस्म की जो है वो सिचुएशन बनी है। सिस्टम जो है वो कोई भी नहीं है, कोई लॉजिक पीछे नजर नहीं आ रही। लॉजिक जो हमें लगती है कि यार बाबर आजम की मोनोपोली वो जो है वो खत्म करनी थी। अगर आप वो देखें कि यार वो साया कॉप्स वाली अगर बात होती है तो शाहीन आफरीदी भी साया कॉप्स से हैं और मोहम्मद रिजवान भी साया कॉप्स से हैं, तो वो वाली बात नेगेट होती है। जो बात पीछे बचती है वो बाबर आजम की बचती है, और बाबर आजम की इसलिए भी जस्टिफाइड है क्योंकि बाबर आजम कप्तानी के साथ साथ वो एक तरह से प्लेयर्स को लीड कर रहे थे, प्लेयर्स की नुमाइंदगी कर रहे थे। और बोर्ड को ये बिल्कुल भी जेब नहीं है कि यार फ्यूचर में कोई प्लेयर एसोसिएशन भी वो बात जो है वो करना शुरू कर दे। तो बिल्कुल भी ये जो है वो खैर ये जो हमारे सिस्टम जो है वो यही चल रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि टेस्ट में तो रिजवान और सरफराज को नहीं साथ खिलाया, T20 में आजम और रिजवान को खिला सकते हैं साथ? देखिए ना, यही तो मैं, अब इसको आप नाफकत कह लें या दोगलापन कह लें कि आप रिजवान या जब सरफराज की बात आती है तो आप अल्टीमेट चॉइस पे जाते हैं। मैं समझता हूँ जिस तरह की हमारी बैटिंग लाइन रही है टेस्ट मैचेस में, अगर रिजवान कहीं भी नीचे, रिजवान के साथ सरफराज भी होते या तो बेटर होते, तो मेरा ख्याल है कि कोई कोई तो सस्टेनेबिलिटी होती है हमें मिडिल आर्डर में, कि डाउन द आर्डर हमें आके सर्व करते, लेकिन वहाँ पर इनके फैसले इस तरह नहीं होते। अब जहाँ अब देखना पड़ेगा हमें T20s में, कि लग मुझे ये रहा है कि दोनों खेलेंगे दोनों खेलेंगे। अगर सारे मैचेस ना भी खेलें तो 2-3 मैच जरूर दोनों खेलेंगे। बहरहाल इस पे हम ऐसी फील आ रही है कि रिजवान तो डेफिनेटली ओपन करेंगे, तो लोअर ऑर्डर पे आजम खान को खिलाया जा सकता है, लेकिन आजम खान शायद एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलेंगे और रिजवान एज अ प्योर बैट्समैन। साहबजादा भी है, अपना साइम भी है, फखर भी है, बाबर भी है, रिजवान भी है, 5 ओपनर हैं आपके पास। से एक और और मेरा डिबेट आती है कि ओपन जो है वो किसको कराया किसको जाए, कराना है, और क्या मेरा ख्याल है पांचों के पांचों T20 की में तैयारी, वर्ल्ड कप की तैयारी ये होगी कि इस 5 मैचेस में मुख्तलिफ कम्बिनेशन ट्राई किए जाएंगे। मतलब आप ये समझते हैं कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन होने मुख्तलिफ चाहिए? कौन कौन से? बाबर रिजवान तो ट्राई नंबर 1, करें ना, बाबर रिजवान नंबर 1 है तो फिर आप 150, 160, 180 स्कोर के लिए सोचा नंबर करें। 2 पे ऑप्शन तो अगर आप किसी अग्रेसिव अप्रोच के साथ फखर या साइम के साथ जाते हैं तो फिर आप 200 प्लस सोच सकते हैं। बाबर रिजवान के साथ 200 प्लस नहीं सोच सकते, टारगेट अचीव करना या टारगेट बनाना। मेरी थोड़ी सी डिफरेंट ओपिनियन है इन अ सेंस कि जब आप न्यूजीलैंड में खेलने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ना प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है और टेक्निकल जो फीचर है वो भी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। आप टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पे, आपको प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना एक टेक्निकल गेम खेलनी पड़ती है। तो आई स्टिल फील कि बाबर और रिजवान के साथ ही ओपन करना चाहिए। फर्स्ट डाउन पे आप साइम अयूब और सेकंड पे फखर जमान को एडजस्ट करके, तो आपका जो मोमेंटम है अगर इनके रन रेट में कोई डिक्लाइन होता है तो आप उसको गेयर अप कर सकते हैं। मेरा ख्याल है फिर आप अगर बाबर और रिजवान के साथ जाएंगे तो फिर पावर प्ले की यूटिलाइजेशन किधर जाएगी? आप फखर और साइम से पावर प्ले यूटिलाइजेशन करें, फिर किसी एक आप बेशक टुक टुक वाला साथ ले आए ओपनर और एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाए। और मैं समझता हूँ फखर या साइम के साथ जब आएंगे आप ओपनर, उनमें से दूसरी तरफ बाबर या रिजवान होगा, तो एक तो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बड़ा बनता है, ये भी यकीनन डिस्टर्बिंग होता है दूसरी टीम के लिए। फील्ड प्लेसिंग, बॉलिंग प्लानिंग सारी उसमें फ़र्क पड़ता है। और दूसरा आपके पास एक डिपेंडेबल और एक एग्रेसिव दोनों अप्रोच आ जाती हैं जो अच्छे यूटिलाइजेशन ऑफ पावर प्ले के लिए ज़रूरी है मेरा ख्याल। अरफा एक चीज़ प्लीज़ हमें बताएं और हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि शाहीन शाह अफरीदी इस टाइम लीड कर रहे हैं पाकिस्तान में वाइट बॉल क्रिकेट T20s को। उनकी परफॉर्मेंस वर्सेस हिज कैप्टनसी, अब उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा हमने डिक्लाइन देखा। जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड अपना एक सेट किया था, उसके बाद हमने देखा कि शाहीन थोड़ा सा स्ट्रगल करते आ रहे हैं एशिया कप, वर्ल्ड कप और उसके बाद। तो क्या आप ये समझते हैं कि कैप्टनसी का बोझ कोई किसी मोमेंट पे ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के लिए वो एक क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशन रेज हो जाए? यार ये ना बिल्कुल प्लेयर टू प्लेयर होती है। अगर आप बाबर को देखें तो ये मेरे हिसाब से उनकी कप्तानी जब उनको मिली है तो उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो बेहतर हो गई है। अगर आप इंडिविजुअल स्टार्ट देखें तभी उन पर क्रिटिसिज्म भी इसलिए होता है कि यार ये स्टार्ट पैडर है, ये अपने लिए खेलते हैं, अपने रिकॉर्ड अच्छे खेलते हैं, टीम जो है वो 150 और 160 वाली हो जाती है। ये अब हमें देखना होगा, टू अर्ली टू से कि जी शाहीन आफरीदी बिंग कैप्टन जो है वो फेलियर होंगे या सक्सेसफुल होंगे। PSL को देखना है तो यार लाहौर कलंदर जैसी टीम को अगर वो उठा के 2 बार चैंपियन बना सकते हैं तो फिर तो कोई ना कोई तो बात है। लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट इज डिफरेंट, इंटरनेशनल क्रिकेट से डिफरेंट है, प्रेशर उसका जो है वो डिफरेंट होता है। उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन बात यह है कि अगर हम देखें ना कि 4 ओवर्स के बॉलर्स, वहाँ तक तो हारिस रऊफ भी बेहतरीन है, शाहीन आफरीदी भी बेहतरीन है, जितने भी हमारे बैटर्स हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मसला आ रहा है हमारी टेस्ट क्रिकेट और ODI क्रिकेट में। तो मुझे नहीं लगता कि शाहीन आफरीदी को कोई T20 क्रिकेट में उन्हें मसला होगा या कोई कॉन्फिडेंस लेवल में उनको मसला होगा। PSL का उनके पास बैकअप है, उनके अपने ही खिलाड़ी हैं, कोई नया स्क्वाड नहीं है, ये वही सेम टू सेम वही स्क्वाड है। और मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा चेंजेस करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि बाबर रिजवान के साथ ही वो जो है जाएंगे। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन शाकिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उसका रीज़न ये है कि लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस है आपके शोल्डर्स पे स्पोर्ट्स को कवर करने का। 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इस अरसे में प्रोमिनेंट नज़र आई हैं।
प्रो बाबर ग्रुप, एंटी बाबर ग्रुप। अगर हम जर्नलिस्ट की भी बात करें तो ऐसा लग रहा है कि देयर इज नो इन बिटवीन, मतलब एक न्यूट्रलिटी की जो लाइन है वो नजर नहीं आ रही। या तो आप किसी की फेवर में इतना जा रहे हैं कि उसके जो लूज पॉइंट्स हैं उनको भी एक्सपोज नहीं करना चाह रहे, और अगर किसी की मुखालफत कर रहे हैं तो इस हद तक कर रहे हैं कि किसी के अच्छे पॉइंट्स को भी जो है ना आप हाईलाइट नहीं करना चाह रहे। तो ये क्या मतलब, ये सिनेरियो ऐसा क्यों बिल्डअप हुआ? ये ऑब्वियस इसलिए है कि देखिए पिछले 5-7 साल में हमने बाबर आजम के अलावा कोई स्टार पैदा नहीं किया। एक नया स्टार पिछले 2 दहाइयों में एक बड़ा स्टार इमर्ज हुआ है। मैं शाहिद अफरीदी के बाद अगर बात करूं तो बाबर आजम ही वो जिसको हमारी young मतलब lot follow करती है। लार्जर देन आप क्रिकेटर स्टार, मतलब इज अ सुपर स्टार अब हुआ है। तो हमारी क्रिकेट मैनेजमेंट, क्रिकेट क्रिटिसिज्म, क्रिकेट जर्नलिज्म, फैन फॉलोइंग, ये सारी बाबर आजम इसका न्यूक्लियस था। उसके इर्द गिर्द ये घूमती थी और फिर हर जगह पर मैनेजमेंट में, क्रिकेट ग्रुप्स में और जर्नलिस्ट में प्रो बाबर और अगेंस्ट एंटी बाबर जो है वो एक ग्रुपिंग हुई। जिसने भी अपनी फॉलोइंग बढ़ानी थी या तो बाबर को फेवर करना था, जिसने भी अगर दूसरा नैरेटिव लेके जाना था। इट्स लाइक जियो एयरवाई का जो एक कॉन्सेप्ट आता था ना कि एक तरफ हो जाए जी, दोनों तरफ के, एक तरफ के आप तर्जमान बन जाएं, एक तरफ के बन जाएं दोनों। देखें, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं यार चैनल्स की रेटिंग में क्या फ़र्क है। मैं कहता हूँ यार पहले नंबर पे तो जियो है, दूसरे पे एयरवाई है, लेकिन दोनों में इतना फ़र्क है। इतना फ़र्क से मुराद ये है कि ये इसकी अपनी एयरवाई की अपनी जो एक एडिटोरियल स्ट्रेंथ थी वो इतनी नहीं थी कि वो जियो को कम्पीट करे, लेकिन उसका अपोजिट नैरेटिव ले लिया तो वो कंपटीशन में आ गया। तो यही एक सारा सिनेरियो खास करके स्पोर्ट जर्नलिज्म में भी पड़ा है। मैं बाबर का फ़ैन भी हूँ, लेकिन जब बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं फ़ैन नहीं हूँ। जहाँ वो अच्छा करता है हमने खुल के उसकी तारीफ़ की। मैं आज भी समझता हूँ बाबर पाकिस्तान क्रिकेट का स्ट्रेंथ है, बाबर पाकिस्तान क्रिकेट का फेस है, पाकिस्तान क्रिकेट का प्रेजेंट और फ्यूचर है बाबर। लेकिन जहाँ वो कमज़ोर होगा वहाँ हम उसको जो है वो गोट नहीं समझेंगे। अच्छा, एक सवाल है शाकिर बासी, बाबर आजम का कंपैरिजन बनता है विराट कोहली से? नेवर एवर ना सर, बिल्कुल नहीं। मतलब आप जो है वो मोमबत्ती से सूरज का मुकाबला नहीं कर सकते। हम इसको फिनिश करते हैं, अजान हो गई है। बहरहाल ये थैंक यू सो मच।